let R be the relation on the set of all real numbers defined by on the set of all real numbers defined by A or B, A capital R small b, if mod A minus B, आई डबल एफ वाला इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ मॉडुलस ऑफ A minus B is less than equal to 1, full stop, then R is ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक ओनली, ऑप्शन सी है ट्रांजिटिव ओनली, ऑप्शन डी है एंटी सिमेट्रिक ओनली। एंटी सिमेट्रिक ओनली। अब मेरे लिए ये चीज थोड़ी सी नई लग रही है, ये जो ऑप्शन डी दे रखा है एंटी सिमेट्रिक ओनली, ये क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक ओनली का मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक का उल्टा है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, उसके अलावा चाहे ये रिफ्लेक्सिव हो या ट्रांजिटिव हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है तो मैं उसको एंटी सिमेट्रिक बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखें, इसमें मैं इसको चेक करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले जो हम चेक करते हैं वो रिफ्लेक्सिविटी के लिए करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए कैसे चेक किया जाता है? एक एलिमेंट का रिलेशन खुद उसी के साथ चेक किया जाता है, मतलब अगर ए है तो ए का रिलेशन ए के साथ ही देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी में। तो रिफ्लेक्सिविटी में मैं ये देखूंगा ए आर ए, मतलब ए रिलेटेड टू ए, तो ए कैसे ए को रिलेट करेगा? मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया बेटा जीरो का मॉड, और जीरो का मॉड तो जीरो ही होता है। क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है? हम बोलेंगे यस, ट्रू। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिविटी। उसके बाद है नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्री के लिए। सिमेट्री चेक करने के लिए हम ये कहेंगे कि ए आर बी इफ ए रिलेटेड टू बी इज ट्रू, अगर ए रिलेटेड टू बी ट्रू है तो क्या बी रिलेटेड टू ए ट्रू होगा? तो हम ये देखेंगे अगर ए रिलेटेड टू बी ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि मॉड ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 1, देन मॉड बी माइनस ए will always be will also be less than equal to 1. So BRA is also true. अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो आप कोई भी वैल्यू ले लो। ए आर बी अगर ट्रू है, ए आर बी का मतलब क्या है कि हमने मान लीजिए ए की वैल्यू तो ले ली 1 ले लो, और बी की वैल्यू ले लो 2, या 3 और 2 ले लो। तो मैंने ये बोला कि इफ a is equal to 1 and b is equal to 2, then
मॉड ए माइनस बी क्या हो गया, 1 - 2, मॉड 1 - 2, तो ये -1 का मॉड हो जाएगा और -1 का मॉड 1 आएगा। इसी तरह से अगर मैं b - a करूं, मॉड b - a, तो ये 2 - 1 का मॉड, 2 - 1 का मॉड मतलब 1 का मॉड, यानी कि ये भी 1 आएगा। ठीक है, तो आप चाहे मॉड a - b करो चाहे मॉड b - a करो, दोनों का रिजल्ट तो सेम आएगा। तो क्या होता है सिमेट्री में, हमें ए और बी, ए रिलेटेड टू बी ट्रू दे रखा होता है और हमें ये चेक करना होता है क्या बी रिलेटेड टू ए भी ट्रू है। अगर ट्रू है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ रिफ्लेक्सिव तो था ही, सो इट इज सिमेट्रिक। उसके बाद देखिए ट्रांजिटिविटी। पर ये हर केस में ट्रू होगा या सिर्फ इस वाले केस में ट्रू है? ए आर बी इज ट्रू और बी आर ए इज ट्रू? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक चीज दे रखी होगी, जब भी सिमेट्री होती है तो सिमेट्री में हमें एक चीज दे रखी होगी कि अगर अगर मान लीजिए ये 1 और 2 के केस में अगर ये ट्रू है, तो 2 और 1 के केस में ही चेक करना है, फिर मुझे हर एक केस चेक नहीं करना बेटा। हम क्या करेंगे, हमें एक केस दे रखा होगा, हमें अगर ये दे रखा है कि 1, 2, यानी कि ए की वैल्यू 1 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली, मान लो ये इस केस में ट्रू है, तो मुझे सिर्फ 2, 1 चेक करना है, बाकी सारे रियल नंबर चेक नहीं करने। समझ गए? यस सर। समझ गए, सिर्फ इतना करना होता है। और रिफ्लेक्सिविटी में मुझे सारे के सारे रियल नंबर चेक करने होते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी तो वैसे ही हो गया, क्योंकि अगर आपने एक कोई रियल नंबर 1000 भी ले लिया तो दूसरा भी आपको 1000 ही लेना पड़ेगा। 1000 -1000 जीरो, जीरो इज लेस देन 1। ठीक है, अब ऐसी ट्रांजिटिविटी, जैसे इसमें क्या है, इसमें तो ये दे रखा होता है एक कंडीशन कि ये ट्रू है, तो दूसरा ट्रू है या नहीं। ट्रांजिटिविटी में दो कंडीशन दे रखी होती है और तीसरी कंडीशन देखनी होती है कि ट्रू है या नहीं। कैसे, हम ये कहेंगे, क्यों? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसमें हमें ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें ऑप्शंस में दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो यहाँ हो गया। दूसरा दे रखा है सिमेट्रिक ओनली, जो कि गलत है। तीसरा दे रखा है ट्रांजिटिव ओनली। सोचो कि अगर ये ट्रांजिटिव भी आ जाता है तो ये तो नहीं हो सकता ना, फिर तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव भी आ जाता है तो ट्रांजिटिव ओनली वाला तो ऑप्शन नहीं है। और एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव होगा और ट्रांजिटिव होगा, तो वो भी सही नहीं है। तो ज्यादा सही ऑप्शन जो है वो यही है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। समझ गए? लेकिन एक केस लेकर तीनों के लिए, हाँ करा जा सकता है, 1, 2 और 3, और उसके लिए आप कर सकते हैं, बिल्कुल करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब एक बेसिक फंडा नहीं है कि हम इसी के लिए इसी की हेल्प से सारे क्वेश्चन कर लें। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे हो जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के नंबर लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे ट्रांजिटिविटी है, मैं इसका ट्रांजिटिविटी भी एक बार बताना चाह रहा हूँ। इसमें यह है, इफ ए रिलेटेड टू बी इज ट्रू एंड बी रिलेटेड टू सी इज ट्रू, देन check for A रिलेटेड टू C। इसके लिए मुझे चेक करना है, तो A रिलेटेड टू B अगर ट्रू है तो इसमें मैं जानबूझकर कोई ऐसा नंबर ले लेता हूं, इफ A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू 2। अगर A 1 है और B 2 है, देन मॉड A माइनस बी क्या हो जाएगा, मॉड 1 - 2, यानी कि मॉडुलस ऑफ -1 विच इज 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये ट्रू आ गया। अब अगला देखेंगे बी रिलेटेड टू सी, तो बी वही लेना है जो पहले लिया था, तो b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 मान लीजिए। तो मॉड b माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 - 3, मतलब मॉड -1 मतलब 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगेन ये भी ट्रू है। ठीक है, अब अगर मैं a रिलेटेड टू c चेक करता हूं, देन
A रिलेटेड टू C implies that A तो 1 रहेगा और C रहेगा 3, मॉड 1 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा मॉड माइनस 2, यानी कि 2, क्या ये लेस देन इक्वल टू 1 है? नहीं है, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। हालांकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत थी ही नहीं। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें प्लीज। यस सर। यस सर। वंशिका, वंश, प्रियांशु, कनिष्का, ईशान, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखता हूं मैं। यहां पर हमें दे रखा है इफ R एंड R डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। If R and R dash are symmetric relations, if R and R dash are symmetric relations, ब्रैकेट में लिखना not disjoint, not disjoint. On a set capital A, on a set capital A, then the relation R intersection with R dash R intersection with R dash is A है reflexive, B है symmetric, B है symmetric, C है transitive और D है none of these. Reflexive, symmetric, transitive and D है none of these. ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखिएगा इन्होंने ये पूछा है कि भाई इफ R एंड R डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस, तो R का मतलब क्या होता है? R का मतलब कोई एक रिलेशन दे रखा है, R डैश का मतलब क्या है कि उसमें R को छोड़कर सब कुछ है, ठीक है, सारा का सारा यूनिवर्सल सेट। तो कोई ये दो सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, नॉट डिसजॉइंट, ठीक। तो अभी तक जैसे ही, क्योंकि क्वेश्चन अलग क्यों है? क्वेश्चन अलग इस वजह से है क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास ना एक सेट दे रखा है, जैसे एक सेट दे रखा है, ये है सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। ये है सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6, लेकिन एक कॉमन एलिमेंट भी है 7, ठीक है। तो अगर मुझसे ये बोला जाता है कि आप ए डैश बताइए, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ए को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो ए डैश का मतलब हो गया 4 5 6, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें 7 नहीं लूंगा क्योंकि ये 7 ए के अंदर लाई कर रहा है। इसी तरीके से अब अगर सिर्फ ए की बात करी जाए तो ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 7। अब अगर इनका वो कर दिया जाए, इंटरसेक्शन कर दिया जाए, ए इंटरसेक्शन ए डैश, मेरी बात सबको समझ में आ रही है?
तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है वो, तो ये 7 आ गया, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक मिनट, हाँ, हम ये कहेंगे कि ए हमारे पास है 1 2 3 7 और ए डैश क्या है 4 5 6, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, कुछ भी नहीं, 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 5, ठीक। तो वो चीज इन्होंने ब्रैकेट में लिखकर समझा दी है कि जब भी कभी आर और आर डैश दे रखा है तो हम ये सोचेंगे कि आर तो एक रिलेशन हो गया और आर डैश का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा रिलेशन जो आर के अलावा वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उसमें आर वाला कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज क्लियर करने के लिए बताई है कि हमने एक रिलेशन को आर बोल दिया, दूसरे रिलेशन को आर डैश बोला और ब्रैकेट में लिख दिया नॉट डिसजॉइंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए इन्होंने आर और आर डैश दिया है, ये उसको R1 और R2 भी दे सकते थे। ये आर और आर डैश वो वाला ए और ए डैश नहीं है, ये आर डैश मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, समझ गए। तो हमारे दिमाग में एकदम देखते ही डैश देखते ही हमारे दिमाग में आता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट, आर को छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो इन्होंने बोला नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अलग अलग है ना, और नॉट डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि आर एक अलग एलिमेंट है, आर डैश सॉरी अलग रिलेशन है और आर डैश एक अलग रिलेशन है, ये वो वाले रिलेशन नहीं है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आर इज लाइक R1 एंड R2 इज लाइक R2, आर डैश इज लाइक R2, ऐसे है। तो दो अलग अलग रिलेशन दे रखे हैं, फिर क्या करेंगे, अब देखिएगा, ये बोल रहे हैं द रिलेशन आर इंटरसेक्शन आर डैश, तो हम यहाँ पर कहेंगे सिंस आर एंड आर डैश आर नॉट डिसजॉइंट, आर नॉट डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग अलग नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है। तो देयर विल बी एट लीस्ट वन ऑर्डर्ड पेयर कॉमन इन आर इंटरसेक्शन आर डैश, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश, आर इंटरसेक्शन आर डैश क्या है, ये सेट नहीं है, रिलेशन है, रिलेशन में एक एक एलिमेंट नहीं होता, जोड़ा होता है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जैसे 1 2 2 3 3 4 इस तरीके से जोड़ा होता है उसमें। तो इसका मतलब कि कोई एक जोड़ा, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होगा जो आर इंटरसेक्शन आर डैश में होगा, यानी कि दोनों में लाई करेगा, जो दोनों में लाई करेगा, ठीक है। अब ए भी आर इंटरसेक्शन आर डैश में बिलोंग करता है, तो वो पूछ रहे हैं देन द रिलेशन आर इंटरसेक्शन आर डैश इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, मतलब एक एक पूछ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नन ऑफ दीज। तो ये क्या होगा, हम ये कहेंगे कि ए कॉमा बी अगर आर इंटरसेक्शन आर डैश में लाई करता है तो इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर इंटरसेक्शन आर डैश, ए कॉमा ए तो नहीं बिलोंग कर रहा, ए कॉमा बी ही बिलोंग कर रहा है बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कहेंगे, इन्होंने ये बोला है कि आर और आर डैश सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, आर अपने आप में एक सिमेट्रिक रिलेशन है और आर डैश अपने आप में एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब समझना, क्योंकि दे रखा है आर एंड आर डैश वो अलग अलग तो सिमेट्रिक रिलेशन है, तो इसका मतलब मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, अगर मैं बात करूं कि ये आर है तो इसमें मैं ये दिखाऊंगा कि अगर इसमें ए बी लाई कर रहा है ना, सॉरी ए बी नहीं कहते, अगर इसमें सी डी लाई कर रहा है तो इसमें डी सी भी लाई करेगा, तभी तो ये सिमेट्रिक है। अगर इसमें ई एफ लाई कर रहा है तो इसमें एफ कॉमा ई भी लाई करेगा, समझ गए, तभी तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके अलावा
उसके अलावा मैं अब आर डैश की बात कर रहा हूँ। आर डैश में अगर इसमें जी एच लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसमें एच जी भी लाई करेगा। अगर इसमें आई जे लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसमें जे आई भी लाई करेगा। और दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, वो कॉमन एलिमेंट ए बी है। तो अगर इसमें ए बी लाई कर रहा है आर में तो भाई बी ए भी लाई करेगा, तो बी ए भी लाई करेगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि सिंस आर एंड आर डैश आर separately since r and r dash are separately symmetric, are separately symmetric relations, therefore a comma b belongs to r intersection r dash, means b comma a will also belong to r intersection r dash। ठीक है, कि अगर a comma b ये r intersection r dash में बिलोंग कर रहा है तो b comma a भी बिलोंग करेगा। तो फिर ये क्या है, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो बी आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ए बी है तो बी ए भी है। बताइए जी, समझ में आ गया? यस अभिनव, ऐश्वर्या, एकांश, सर नहीं ईशान। आया यस सर, एक और सर। बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ। इन्होंने ये बताया है इस क्वेश्चन में, शुरुआत में ही ये दे रखा है कि आर और आर डैश दो अलग अलग रिलेशन है और दोनों अलग अलग सिमेट्रिक हैं, अलग अलग दोनों सिमेट्रिक हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आर में सी डी है तो डी सी भी लाई करेगा, ई एफ है तो एफ ई भी लाई करेगा, ए बी है तो बी ए भी लाई करेगा। ये तो आर की कहानी हो गई। फिर आर डैश की बात करेंगे। जी एच है तो एच जी बिलाई करेगा, आई जे है तो जे आई बिलाई करेगा, तो ए बी है तो बी ए बिलाई करेगा। मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक तरह से आर डैश के हैं और ये सारे एलिमेंट्स एक तरह से आर के हैं। दोनों में कॉमन ये एलिमेंट्स हैं, ए बी और बी ए। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि जब ए बी ये आर इंटरसेक्शन आर डैश में लाई कर रहा है और बी ए भी लाई कर रहा है, तो जब ए बी भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी बिलोंग कर रहा है, तो यही तो कंडीशन होती है सिमेट्रिक सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक रिलेशन की। समझ गए? यस सर। समझ गए? तो बस इतना ही मेरे को देखना है, क्योंकि दोनों अपने आप में सिमेट्रिक रिलेशन है। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रांजिटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि अगर इन दोनों में आर इंटरसेक्शन आर डैश ये बीच वाला पोर्शन है और मुझे सिर्फ आर इंटरसेक्शन आर डैश के बारे में बताना है, ठीक, तो इसमें ए बी है और बी ए है, तो क्या इसमें ए लाई कर रहा है? हम कहेंगे नहीं लाई कर रहा है। समझ गए भाई? जब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, तो ए शुड ऑल्सो रिलेट टू ए, तब वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता। तो ए तो इसमें लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। भाई ऐसा करते हैं ना हम, कि जैसे ए और बी इन दोनों का रिलेशन है ट्रांजिटिव में, बी और सी इन दोनों का रिलेशन है ट्रांजिटिव में, तो फिर ए का और सी का रिलेशन अगर है, ए का और सी का रिलेशन है, तब वो ट्रांजिटिव होता है, नहीं तो नहीं होता। तो मुझे केवल इस वाले के लिए बताना था, आर इंटरसेक्शन आर डैश के लिए, तो ट्रांजिटिव मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, ये सिर्फ सिमेट्रिक होगा। बताइए जी, क्लियर? क्लियर है तो चलूं आगे? यस सर। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट वेट करिए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर आगे कराता हूँ। 1 मिनट वेट करें। क्वेश्चन 23 में है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर बी अ रिलेशन इन ए। Let A is equal to 1 2 3 4 and R be a relation in A,
given by r is equal to r is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1 full stop. Then r is options A है रिफ्लेक्सिव, बी ट्रांजिटिव, A reflexive, B transitive, C equivalence, D none of these. Equivalence और D है none of these. अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको चेक करूंगा तो A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड R बी अ रिलेशन इन A, यानी कि A क्रॉस A जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना होगा उसी में से वो रिलेशन निकला है, ठीक है। तो 1 के साथ 1 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो इन चार एलिमेंट से ये रिलेशन बनना था। 1 1 2 2 3 3 4 4 है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक वैसे तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है यहाँ पर सिमेट्रिक का, लेकिन फिर भी देख लो 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 1 है लेकिन 1 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 1 2 यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है, 1 1 है ना। तो इसी तरीके से अब 3 3 देखें और 3 1 देखें तो 3 1 है, 3 1 भी है। और कोई देखिए ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव का कुछ है या नहीं। देखिए जैसे 3 3 है और 3 1 है, ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी है? अरे है तो सही, ये तो रहा 3 1, ये तो रहा, अलग से 3 1 की जरूरत नहीं है, यही वाला 3 1 भी चलेगा भाई। 3 3 है, 3 1 है, तो 3 1 आ गया। अच्छा 1 1 और 1 2, तो फिर 1 2 1 2 भी है, ठीक है। और कौन सा 4 4 का बताइए क्या करें। 4 4 है मतलब ये ए है, ये बी है, तो मुझे अगला एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसमें यहां पर 4 होना चाहिए, वो है नहीं, तो इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव। समझ गए? तो ए बी है लेकिन बी सी के लिए कोई एक एलिमेंट तो ऐसा चाहिए ना जो यहाँ पर पहला एलिमेंट 4 हो, तो वो नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब केवल ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। इक्विवेलेंस हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव ही बचा। बताइए जी, सबको क्लियर है? इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों होना जरूरी है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, इसमें दे रखे हैं 100 के करीब हैं क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना। अगली क्लास में इसके डाउट्स लेते हैं और उससे अगली क्लास में टेस्ट ले लेंगे। हाँ भाई, नहीं तो वही रहेगा कि आप मतलब कुछ बच्चों को बहुत कंफर्टेबल लगता है चैप्टर के, बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि जो इसके क्वेश्चंस हैं मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ, क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन भी। जहां पर सॉल्यूशन देखकर भी ना समझ में आए वहां मैं करवा दूंगा, ठीक है। देखिएगा 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑन कैपिटल आर
ये है 24। Which one of the following relations on capital R is an equivalence relation? Is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि जो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस, ऑप्शन ए R1B, R1 मतलब रिलेशन 1 की बात कर रहे हैं। A R1B implies that mod A is equal to mod B. Option B, AR2B implies that A is greater than equal to B. A is greater than equal to B. Option C, AR3B AR3B implies that A divides B. A divides B. Option D, AR4B. AR4B implies that A is less than B. Which one of the following relations on R is an equivalence relation? ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, पानी चाहिए, जो तीनों हो। तो अब इसमें ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा ना, कोई एक ही ठीक होगा। मैं ऑप्शन नंबर ए ट्राई कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। क्या मॉड ए के ही इक्वल होता है? होता है भाई। आप ए की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, आप ए की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, उसका मॉड ले लो, तो उसका वो तो अपने आप अपने खुद के इक्वल होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। फिर सिमेट्रिक के लिए ट्राई करते हैं। अगर मॉड ए मॉड बी के इक्वल है तो मॉड बी भी मॉड ए के इक्वल होगा। ठीक, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अगर मॉड ए मॉड बी के इक्वल है और मॉड बी मॉड सी के इक्वल है, तो सीधी बात है मॉड ए मॉड सी के इक्वल होगा। तो पहला वाला ही मुझे बिल्कुल आसान दिखाई दे रहा है। जब पहला वाला हो ही गया इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आगे के चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए ठीक है इसका। बताइए जी, क्लियर? ईशान, एकांश, बताइए क्लियर है? बताइए एकांश, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेट R एंड S बी टू नॉन वॉइड रिलेशंस ऑन अ सेट कैपिटल A। non-void relations on a set capital A on a set capital A, full stop. Which of the following statements is false? Which of the following statements is false? हाँ जी, ऑप्शंस देखिए।
ऑप्शन ए है R and S are transitive implies that R and S are transitive implies that implies that R intersection S, sorry, R union S is transitive. R union S is transitive. पहला स्टेटमेंट तो ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी है R and S are transitive. R and S are transitive implies that R intersection S is transitive. ये ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, R and S are symmetric implies that R union S is symmetric. R and S are symmetric. R and S are symmetric. R and S are symmetric implies R union S is symmetric. Implies R union S is symmetric. Option B, R and S are reflexive. Implies that R union S is reflexive. R union S is reflexive. अब जरा एक एक करके ट्राई करते हैं। मुझे ये देखना है कि ये जो चार स्टेटमेंट्स है ना, ये चारों स्टेटमेंट्स में से तीन तो ट्रू हैं, तीन तो सही दे रखे हैं, फॉल्स वाला बताना है कि गलत कौन सा है। तो जैसे पहला ए और बी देखिए, आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, आर एंड एस आर ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले मैं, इन्होंने बोला आर एंड एस बी टू नॉन वॉइड रिलेशंस, और ऑन अ सेट ए, नॉन वॉइड मतलब वैलिड है, और नॉन वॉइड का मतलब कि वो एम्प्टी नहीं है, उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन नहीं ले सकते आप, कोई ना कोई एलिमेंट लेंगे आप उसके अंदर, इसलिए नॉन वॉइड बोला इन्होंने। ऑन अ सेट कैपिटल ए की भी हमारी चॉइस छोड़ दी उन्होंने कि आप कैपिटल ए सेट किसी को भी मान लीजिए। तो हमने ये कहा कि लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, सबसे आसान 1 2 3 4 मान लो, या 1 2 3 मान लो। 1 2 3 मैंने मान लिया। अब मुझे पहले और दूसरे में आर और एस को, जो ये रिलेशन है, इनको कुछ ऐसा मानना है कि ये ट्रांजिटिव हो, क्योंकि पहले में इन्होंने बोला आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, कि अगर आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, ये जो स्टेटमेंट है ना, पहले मुझे स्टेटमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब ये है कि आर और एस दो रिलेशन है और दोनों के दोनों ट्रांजिटिव हैं। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव हो? देखिए दोबारा बताता हूँ, इन्होंने बोला कि आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, आर और एस दोनों रिलेशन ट्रांजिटिव हैं, तो क्या उसका मतलब ये होगा कि आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव हो? तो मुझे ये देखना है सबसे पहले, आर एंड एस को तो ट्रांजिटिव मुझे लेना ही है, उसके बाद देखूंगा क्या उसका मतलब ये है या नहीं है, ये ट्रू है या फॉल्स है। मुझे वो बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला चेक करता हूं मैं
ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब मैं आर और एस को जानबूझकर कुछ ऐसा लूंगा और आसान सा लूंगा जो ट्रांजिटिव होगा। लेट आर इज इक्वल टू 1 1 1 2, बस ये मान लो। तो ये ट्रांजिटिव कैसे होगा? ये ट्रांजिटिव ऐसे होगा, पहली चीज तो ट्रांजिटिव की ये होती है कि भाई इसका पहला एलिमेंट हो और दूसरा एलिमेंट हो। इसका दूसरा एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी का पहला एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो इसका दूसरा एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो 1 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो क्या ये 1 2 से रिलेटेड होगा, मतलब 1 2 होगा? हम कहेंगे हाँ है, ये रहा 1 2। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। तो मैंने जानबूझकर ऐसा लिया ताकि आर मुझे ट्रांजिटिव मिल जाए और आसान सा ले लिया, ठीक। इसी तरीके से अब मैं एस ले रहा हूं, और एस क्या लेंगे, जैसे 1 1 1 2 लिया ऐसे ही, मतलब इसको तो सेम ले लिया 1 1, तो ऐसे ही अब ले लो 2 2 और 2 3। इससे क्या होगा, देखो इसका दूसरा एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट बन गया, ठीक है। और फिर मैंने देखा 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो क्या 2 3 से रिलेटेड होगा? यस, 2 3 है इसमें अवेलेबल। तो हम ये कहेंगे आर एंड एस आर ट्रांजिटिव। आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, दोनों ट्रांजिटिव हैं। तो अब मैं स्टेटमेंट ए के लिए देखूंगा, क्या आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव होगा? क्या आर यूनियन एस भी ट्रांजिटिव होगा, इसके लिए देखते हैं। तो आर यूनियन एस उठाते हैं जरा। आर यूनियन एस क्या हो जाएगा, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन 1 1 1 2 2 2। सर आप एक बार फिर से ट्रांजिटिव एक्सप्लेन कर सकते हैं? इनसे ट्रांजिटिव बता दूंगा बिल्कुल। हम ट्रांजिटिव में ये देखते हैं ट्रांजिटिव की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर ए बी है, किसी भी रिलेशन में अगर ए बी है, अगर किसी भी रिलेशन में ए बी है और बी सी है, ए बी कॉमा बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर ये दे रखा है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि इसी तरीके से मैंने जो ये आर लिया ना, ये मैंने ट्रांजिटिव, ये मैंने बहुत आसान क्यों ले लिया, ये कैसे है ट्रांजिटिव, पहले ये देखो। मैंने कहा कि 1 1 है और 1 2 है, मतलब इसका दूसरा एलिमेंट, जैसे इसका दूसरा एलिमेंट बी था, तो वो इस किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो हम कह देंगे कि वो ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का, ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका दूसरा एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 1 है, ठीक है। तो अब मैं ये देखूंगा क्या 1 रिलेटेड टू 2 इसमें लाई कर रहा है, हम कहेंगे हाँ 1 2 तो है इसमें, समझ गए? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया रिलेशन। अब मैं ये कहूंगा कि भाई आर यूनियन एस की बात करते हैं हम। आर यूनियन एस में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो क्या ये भी ट्रांजिटिव है आर यूनियन एस? देखो जी 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 इसमें है, बिल्कुल सही। 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 इसमें है, ये भी ठीक, ठीक है। अच्छा, और 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 इसमें है ना। लेकिन 3 जो है, 3 इसका दूसरा एलिमेंट है, तो इसका पहला एलिमेंट थोड़ी दे रखा है यहाँ पर, किसी भी सेट का पहला एलिमेंट यहाँ पर नहीं दे रखा। तो बताइए ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? आंसर देख लेते हैं, कौन सा था ये, 25 था ना। हम्म। पहला वाला ही फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने क्या रीजन दिया है यहाँ पर, 1 2 और 2 3, इन्होंने 1 2 और 2 3 का बताया कि 1 2
बिलोंग्स टू आर यूनियन एस। आर यूनियन एस में 1 2 तो है, 1 2 तो है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं है। वन टू बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा। डज नॉट बिलोंग टू आर यूनियन एस, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो पहला वाला है, पहला वाला ही फॉल्स है। सभी को इतना समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा इसके। दोबारा बोलो। नहीं नहीं, नेचुरल में कहाँ फ्रैक्शन होंगे ना, इंटीजर में भी फ्रैक्शन नहीं आएंगे, रियल नंबर में आ जाएंगे, रैशनल नंबर में आ जाएंगे। रियल, हाँ, इंटीजर में नहीं आते फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब प्रॉपर 1 2 3 4। ठीक है जी, तो मैं इसमें लगभग लगभग आपके 100 के करीब हैं क्वेश्चन, 107 है क्वेश्चंस, मैं आपको भेजूंगा। क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशन होंगे, जो भी क्वेश्चंस में आपके डाउट हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, गुड इवनिंग।